हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरी की पूरी स्टार्टिंग का जो पार्ट है हमारा कूलॉम्स लॉ, इसके अंदर हम 1 से 20 तक न्यूमेरिकल कर चुके हैं। फिर 11 से लेकर के 10, पहले 1 से 10 तक किए हैं, फिर 11 से 20 तक किए हैं। नाउ वी आर मूविंग, 3 न्यूमेरिकल बच्चे हैं, 21, 22, 23 एनसीईआरटी के। उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स। मेरा काम है आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देना। कल वाले में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, मैं बोलता 30 रहा लेकिन बोलता 60 रहा, ले गया 30, वहाँ थोड़ा सा गलती हुई, तो वहाँ आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has surface charge density इतना। Find the charge on the sphere। तो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है स्फेयर के लिए और उसके बाद बोलता है चार्ज ऑन द स्फेयर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम दिखाते हैं सिग्मा से। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो उसको हम क्या ले लेते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी है? 80 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज। और 4 पाई रेडियस कितनी है? 10 टू दी पावर कितनी रेडियस दे रखी है? 2.4 मीटर है डायमीटर, रेडियस होगी 1.2 का स्क्वायर। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 80 इंटू 4 पाई इंटू 1.44 इज इक्वल टू क्यू। बाकी कैलकुलेशन है दैट यू कैन मीट। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या फ्लक्स इससे निकाला जाएगा? हाँ, फ्लक्स इससे निकाला जा सकता है। क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और हमारे को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको याद है 8.85 10 टू दी पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं इतना बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा कि आपको इनके यूनिट्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना at a distance 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? यहां पर हमारे पास फार्मूला था E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 2 की वैल्यू पता, पाई की वैल्यू पता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता, रेडियस भी हमको पता है, डिस्टेंस हमको पता है। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे हम वैल्यू निकाल पाएंगे लैम्डा की। और उसके बाद अगर लेंथ बताई होती तो हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते थे। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. Their inner surface. The plates have surface charge densities with opposite signs and magnitude इतना। What is the value of E in the outer region of the first plate? Second है in the outer region of second plate between the plates। तो भाई इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इन पर अपोजिट चार्जेस हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। और यहां क्या कहा है? पहली प्लेट, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, और ये पहली प्लेट, पहला पोजीशन ये है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। 2 लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटीज दे रखी हैं, अपोजिट साइंस हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? तो मैग्नीट्यूड हमारे को दे रखा है आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। पॉजिटिव पहली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, नेगेटिव वाली से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? तो कहता है इस तरफ जाएगा। इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? ऑपोजिट। तो कहता है एट पी ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2। फर्स्ट फील्ड में से सेकंड फील्ड को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू सेम है, 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने लगा दी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस पॉइंट पर। अब अगर आप आ गए क्यू पर, बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं बिटवीन द प्लेट्स। तो भाई आप करते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? बहुत सिंपल सी बात है, टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। हमने टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया। ये पॉजिटिव प्लेट इसको इधर फील्ड दे रही है, नेगेटिव वाली इधर दे रही है। दोनों के फील्ड क्या हैं? एक ही डायरेक्शन में हैं। व्हाट विल वी डू? वी विल ऐड देम। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और माइनस वाले का क्या आएगा? माइनस वाले के अंदर प्लस फील्ड इतना आ रहा है और माइनस वाला इधर आ रहा है E2। इन दोनों को हम कैलकुलेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो ये हमारे पास मेथड है। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मेटालिक प्लेट के लिए, शीट के लिए। और अगर सॉलिड मेटालिक है, अगर यहां पर क्या बोलता है, थिन मेटालिक शीट्स है, मेटालिक शीट बोल दिया, थिन मेटालिक, और थिक होगा तब क्या होगा, थिक के केस में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, ध्यान रखिएगा। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 23, हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ अब थोड़े आसान हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे टफ हो जाएंगे, एकदम टफ हो जाएंगे। रीजन क्या है, हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के बहुत अच्छे होते हैं। अब ये सीरीज निपट जाए, फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पर आ जाएंगे, फिर पीवाईक्यूज पर आ जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, समझने हैं, एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से क्लियर करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज। भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 1 कूलम टू अदर बॉडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहता है चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, टेन टू द पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, इट इज कमिंग 1.6 कूलम। कूलम की माइक्रो कूलम, कूलम। तो कहता है पर सेकंड इतना चार्ज है, तो कहता है टोटल चार्ज कितने टाइम में हो जाएगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ ऑन द अदर बॉडी। तो कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 19 नहीं हो रहे हैं। मानस सर भी ध्यान से नहीं देखते, पहले भी एक क्वेश्चन में गलती कर चुके हैं। तो क्या करना है, 10 to the power 9 है, तो वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो वैल्यू निकल करके आएगी 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम। टीचर्स भी गलती करते हैं और बच्चे भी कर देंगे, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये बोलता है पर सेकंड है, तो फिर क्या करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूं, या फिर क्या पूछा, टाइम। तो कहता है पर सेकंड के हिसाब से टोटल चार्ज कितना था, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम। कूलम कूलम कटा 10 की पावर 10 अपॉन 1.6, 10 अपॉन 1.6 इज 6.25 इंटू 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। भाई कप ऑफ वाटर में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि एक कप ऑफ वाटर के अंदर हम ये लेके चलें कि कम से कम 100 ml पानी आता है। तो 100 ml पानी के अंदर कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, तो पॉजिटिव कितना होगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर 100 ml का। फिर डेंसिटी कितनी, फिर डेंसिटी से मोल निकाल करके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे में तो आप बोल सकते हैं टोटल नेट चार्ज इज 0, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं है और ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा कुछ लिख दिया और ऑप्शन दे दिए 4, फिर क्या करोगे, फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो तरीका क्या है, आपने 100 ml ले लिया, 100 ml का मास कितना हो जाएगा, तो कहता है 100 ml में 100 इंटू 1 कर दिया, मास आ गया 100 ग्राम। फिर क्या निकलेगा, मोल्स, और मोल्स के बाद फिर क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद फिर आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने हाइड्रोजन है, कहता है 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, कहता है 1 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब टोटल पॉजिटिव कितना आ गया, 10 प्रोटॉन का। यहाँ कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, जगह नहीं है लिखने की, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर and the Newton's law for gravitation between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and the masses। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, there are many laws जिसके अंदर inverse square law लगता है। inverse square law masses में भी लगता है, Coulomb's law में भी लगता है, इनफैक्ट Biot-Savart law में भी लगता है। and there are many laws जिसके अंदर inverse square law लगता है, डिस्टेंस के साथ साथ values मैग्नेटिज्म में भी लगता है। तो यहां पर क्या आता है नेक्स्ट, compare the strength of these forces by determining the ratio of magnitudes for an electron and proton and for 2 protons। तो भाई हम इन रेशियोज को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो कहता है आपको कैलकुलेट करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, 2 प्रोटॉन्स के बीच में, और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के बीच में। क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो। किसका रेशियो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये रेशियोज हम कैलकुलेट, मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन में किया था, वो भी मैं आपको बता सकता हूं। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 0.1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ठीक है भाई, इसने सारी वैल्यूज बता रखी हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक ही कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फोर्स निकल जाएगा, और फोर्स के बाद फिर उसने पूछा कि डिस्टेंस भी बता रखी है, तो एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास से। तो एक्सेलरेशन किस पर ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, प्रोटॉन। फोर्स इक्वल होंगे दोनों पर, लेकिन जिसका मास कम उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान दीजिए। जगह चाहिए भाई, थोड़ी सी जगह चाहिए, मिल रखी है भाई। थैंक यू माय टीम, आपने जगह दी मुझे क्वेश्चन के लिए। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। और क्वेश्चन किसके बीच में? कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा? 9 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहां भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और डिस्टेंस को फिलहाल r² ले रहा हूं क्योंकि मैं रेशियो निकालने जा रहा हूं। और उसके बाद क्या करूंगा मैं, अगर मेरे पास 1 एंगस्ट्रॉम वाला केस होगा तो उसको भी सॉल्व करके दूंगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? 6.67 × 10⁻11। मासेस कितने हैं? 9.1 × 10⁻31, 1.67 × 10⁻27 अपॉन r²। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल का जब आप रेशियो निकाल रहे हैं, सबसे पहली चीज जो कटती है, काटो। 9 × 10⁻9, 2.56 × 10⁻38। अच्छा, और उसके बाद आ गया अपॉन में 6.67 × 9.1 × 1.67। और उसके बाद आ गया 10 की पावर कितना आ रहा है? -11, -31, -27, -11, -31, -27। ये वैल्यू से फिर फर्दर ऊपर। अब ये वाला पार्ट तो एक लेवल क्या होगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन 10 की पावर 9, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 पावर 9 -38 प्लस, अब ये कितना आएगा सारा का सारा ऐड करके भाई? 1 और 1 2 और 7 9 और 2 और 3 5 और 1 6 -69। और ऊपर आकर के ये कितना हो जाएगा? तो ये कहता है ऊपर आकर के हो गया +69। 69 -38, 10 की पावर 69 + 9 कितना हो गया मेरे पास? वो आ जाएगा 78 -38 40। अप्रॉक्सीमेटली जब आपके पास आंसर हो तो आप 10 की पावर 40 के आसपास आंसर लिख सकते हैं। वैसे एक्चुअली बताऊं कि ये 10 की पावर 41 के आसपास आएगा, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आप टर्म्स को काटेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जब अगर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेते हैं 10 की पावर 41 आएगा। अब मैं आता हूं एक और बात पर, जो क्वेश्चन कह रहा था हमसे। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई एक्सेलरेशन बताओ, और 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अब आप कहोगे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास पास हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड कर दो, तो मैं आपको बोलूंगा कि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने किसी से 10,000 1 रुपीज लेने होंगे और वो आपको 10,000 पकड़ाएगा, तो आप क्या करेंगे? 1 रुपीज भी लेने जाएंगे उसके घर तक कि भाई 1 रुपया रह गया, दे दे। तो भाई ऐसे ही कहना चाह रहा हूं, यहाँ 10,000 की बात नहीं है। 10 की पावर 40 में 1 ऐड करोगे तो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यही कहना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत बड़ा है। अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी? बहुत कम आएंगी। किसकी? ग्रेविटेशनल की। तो फिर हम करें क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻⁻19, और उसका भी स्क्वायर 1 एंगस्ट्रॉम है, 10 की पावर -10 का स्क्वायर हो गया। 9 - 38 + 20, ये हो गया 29 - 38, 10 पावर -9। तो ये कितना आ गया? 9 × 2.56 × 10⁻⁻9। ये मेरे को क्या मिल गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला। तो फिर कहता है एक्सेलरेशन कैसे निकालूं? 9 × 2.56 × 10⁻⁻19 अपॉन मास। किसका मास? कहता है इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 × 10⁻31 एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और प्रोटॉन के लिए चाहिए तो फिर फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे? 1.67 × 10⁻27 से डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सेलरेशन को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस की इंतजार थी, इसीलिए एग्जाम्पल्स को उठाया, अदरवाइज मैं एग्जाम्पल ना उठाता, क्योंकि एग्जाम्पल तो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, लेकिन इनको डिस्कस करना पड़ेगा। वो डिस्कस करने चलते हैं। कहता है कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 और Q3 तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। तो भाई अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड के लिए मान लिया लेंथ L है, तो ये डिस्टेंस आप जब कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यूज कितनी आएंगी, वैल्यूज आएंगी हमारे पास में इक्वल। और फिर बच्चा कहता है कि सर दिख तो रहा है कि नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन मैं क्या करके आऊं एग्जाम में, अदरवाइज टीचर नंबर काट देंगे, बोलेंगे तूने टेपा है या तू रट्टा मार के आया, तो करके कैसे दिखाएं। तो कहता है ये L, ये L, ये L/2 हो गया। रंग बदल देते हैं इसका भाई, रंग बदल देंगे तो ऑरेंज कर देते हैं, डार्क ऑरेंज कर देते हैं। अब मेरे पास L/2 ये आ गया, तो कहता है L/2 से क्या निकाल पाऊंगा मैं, ये लेंथ निकाल पाऊंगा। L माइनस L/2 का तो 3L/2 का, तो यहां कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L² माइनस L²/4 √3L/2। तो ये लेंथ कितनी होगी, 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या होगा, √3L/2 को 1/3 का मतलब, ये 2 है ये 1 है, तो 2/3 बोल सकता हूं, 2/3। तो इट्स कमिंग व्हाट, इट्स कमिंग L/√3। ये डिस्टेंस मिली। अब एक फोर्स निकलेगा, तो कहता है पहला फोर्स कितना आएगा, कहता है पहला फोर्स जो आ रहा है मेरे पास में वो मैं कैलकुलेट करूंगा, तो फोर्स तीनों ही सेम आएंगे। तो कहता है चार्ज K लिखो, चार्ज कितने हैं, Q इंटू Q, छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमको थोड़ा कॉम्पैक्ट लगे सॉल्व करने में। तो ये क्या आ गया, 3kq²/L², ये वैल्यू आ गई 3kq²/L²। एक फोर्स मिला मुझे इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, और इनके बीच का एंगल है 120। तो कहता है इसको F लिखो, इसको F लिखो, इसको F लिखो, इन दो F का रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ 120 पर। तो इसको नाम क्या दे दिया आपने, F'। तो F' क्या होगा, कहता है F², स्क्वायर रूट ले लो भाई, F² प्लस F² प्लस 2 इंटू F इंटू F इंटू कॉस 120। कॉस 120 होता है -½ से कटेगा ये, और यहाँ माइनस आएगा तो F² से F² कटेगा, F' का वैल्यू आ गया F। ये भी F आ गया और ये भी F आ गया, दोनों की वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई। ये वर्किंग आप शो करेंगे और आंसर आएगा 0। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Consider the charges +Q minus Q plus Q at minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle shown in the figure. What is the force on each charge? भाई साहब, अब ये क्वेश्चन आ गया बढ़िया, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, अट्रैक्शन की बात भी आएगी, और वो अट्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा वो समझ लेते हैं। तो भाई ये +Q, ये +Q, ये -Q। पहले ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले को निपटाते हैं। कहते हैं ये फोर्स इधर को, ये फोर्स इधर को, ये वाला एंगल 60, वहां 120 था पिछले में, क्योंकि 360 डिग्री पूरा बन रहा था, ये 60 आया, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आपने F लिखा, ये F लिखा, और इन दोनों के बीच का, तो ये कहता है सॉल्व करके आएगा √3F, और F की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां पर आ जाइए, यहां पर ये प्लस है, ये +Q को -Q अट्रैक्ट कर रहा है, और इस +Q को ये +Q रिपेल कर रहा है। भाई साहब क्या एंगल कितना आएगा, 120। रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। क्या आएगा, F, इसकी वैल्यू F आएगी, इसकी वैल्यू F आएगी, और इसकी आएगी √3F। डायरेक्शंस जरूर शो करें, यूनिट्स जरूर शो करें, वर्किंग जरूर शो करें, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं NCERT के क्वेश्चंस, इसलिए कि आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, और जो आपके हाफ ईयरलीज आने वाले हैं जिसके लिए हमने ये वर्कशीट शुरू करी है वो ठीक जाए। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। A distance of 1.5 centimeter in an uniform electric field of magnitude इतना. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and protons fall through the same distance. Compute the time of fall in each cases. Contrast the situation with that of free fall under gravity. भाई पहला केस इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिर रहा था तो फोर्स कितना आ रहा था, तो कहता है इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स आ रहा था वो आ रहा था QE, Q फॉर
चार्ज एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने फोर्स निकाल दिया और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, कहता क्यू ई अपॉन एम। यहां क्या आएगा, क्यू ई अपॉन एम। और दूसरी चीज तो कहता क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। और उसके बाद बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। तो उस केस में उसके बाद क्या बोलता है, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पर तो कहता क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब क्या किया, डायरेक्शन बदल दी, तो नीचे माइनस कर दिया और ये पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है। और यहां पर और इस केस में दोनों में क्या है, वो कहता है फॉल्स थ्रू सेम डिस्टेंस, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो भाई इस केस के अंदर अगर आपको फील्ड दे रखा है तो पहला एक काम करते हैं कि एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं, क्योंकि यहां पर मैं कुछ कहना चाह रहा था, मैं कहना जो चाह रहा था उसको मैं तब कहूंगा जब मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इतना डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होती है, पर यहां अगर एक्सेलरेशन 10 टू द पावर 10 में 10 टू द पावर 15 में आएगा तो क्या मैं उसमें 10 ऐड करूंगा, हाँ या ना, कमेंट करके बताइए। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा। तो भाई इतनी बड़ी वैल्यूज आती हैं तो फिर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के कोई मायने नहीं रह जाते, फिर वहां वो वैल्यूज नेग्लेक्ट हो जाती हैं। करके देखते हैं, पहला काम एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। तो कहता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10 टू द पावर 4 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10 टू द पावर -31। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 3.2 अपॉन 9.1 × 10 टू द पावर -19 प्लस 4 -15 -15 प्लस 31 10 टू द पावर 16। भाई साहब 10 टू द पावर 16 के लेवल की वैल्यू आ गई। तो क्या करूंगा, अब यहां पर मैं ग्रेविटी ऐड करूं कि नहीं करूं, बोलो भाई, ग्रेविटी ऐड करूं कि नहीं करूं, तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो उस केस में क्या आएगा, अब यहां पर और सेकंड केस में क्या है, तो कहता है ग्रेविटी का कोई असर है ही नहीं, क्योंकि यहां पर चाहे पहले केस में फोर्स किधर था, डाउनवर्ड था, अभी सेकंड केस में फोर्स किधर है, तब भी डाउनवर्ड है। और लेकिन क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यूज कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यूज इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन में कम होगी क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, पर बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 10 टू द पावर 4 का फर्क आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 12 का फर्क आ जाएगा। कैलकुलेशंस यू कैन मेक। नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके आगे वाले फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस क्लास इज रिस्ट्रिक्टेड टू 20 मिनट्स, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, सी यू।